हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एडुकेटी मॉक नंबर 6 में। आई होप आपने 5 मॉक देख लिया है लाइन से। आज का जो मॉक है ये समहाउ बेस्ड है एडुकेटी प्लस टीसीएस, थोड़ा सा लेवल हाई करके। ठीक है, तो आपको आज का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हाई लगेगा ही लगेगा। तो थोड़ा सा तैयारी अच्छा करने के लिए अभी जो बचे हुए 5 मॉक है ना, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, मैं बहुत प्यार प्यार से करवाऊंगा, आराम से। ठीक है, ताकि आप कंसेप्ट समझो क्या है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 6th मॉक है हमारा ये। और टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। केवल 5 रुपए में आपका ट्रायल पैक स्टार्ट हो जाता है और उसमें ना अभी हम लोगों का ना ऑनगोइंग लाइव और रिकॉर्डेड बैच ये है। अगर कोई बच्चा मान लो सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो सीजीएल सीएचएसएल या सीपीओ फाउंडेशन बैच से पढ़ाई कर सकता है। कोई सीपीओ की तैयारी कर रहा है, ये देखो ये 2025 के लिए है। ये ऊपर के 3 ये एडुकेटी वाले क्वेश्चंस है, 2500 टॉप 25 क्वेश्चंस, ये 4 बैच है। इसके अलावा भी जो भी बैच भविष्य में आते हैं वो आपको फ्री मिलेंगे इसमें, जब आप एक बार एनरोल कर लेते हो। और ध्यान रखना, अगर आप ये लेते हो तो आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो मैक्स है वो भी लेने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अगर आप एक्चुअली में अमाउंट देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल का लेते हो तो 1 साल का मान लो ये 1099 का है, तो 500 रुपए का तो आपका सुपर पास प्रो मैक्स ही है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ही है, तो 500 रुपए हार्डली आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और 1 साल तक आपको सारे पेड कोर्स, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, वो आपको फ्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस मैं पहले ही बता देता हूं, अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, देखो द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स इज रुपीज 160। If the cost of a mango increases by 20% and that of an apple decreases by 20%, then total cost of 5 mangoes, 7 apple is rupees 260. What is the original cost of 1 mango and 2 apple? देखो ये क्या बोला है, 3 आम और 4 एप्पल का प्राइस दे रखा है 160। ठीक है, समझना 3 मैंगोज प्लस में 4 एप्पल, 4 एप्पल का प्राइस है 160। जब मैं मैंगो का प्राइस बढ़ा दूं, ठीक है, तो 5 मैंगो का प्राइस प्लस 7 एप्पल का प्राइस, और एप्पल का प्राइस घटाने के बाद 260 हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो और 2 एप्पल कितना होगा। कुल मिला के अब देखो इस क्वेश्चन को क्या है ना कि अगर आपने एक्स वाई जेड लिया ना तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो एक काम करते हैं, मैंगो का प्राइस ना मैं 5M ले लेता हूं और एप्पल का प्राइस ना मैं 5A ले लेता हूं। अब आप क्या करोगे, देखो 5 का 20% निकालना आसान है, तो कैलकुलेशन ना थोड़ा यहां से इजी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैसे, देखो मैंगो का प्राइस बढ़ रहा है, पहले तो ये 5A था, अब इसका प्राइस हो जाएगा 6A। मैंगो है ये, M है ये। एप्पल का प्राइस था पहले 5A, अब हो जाएगा 4A क्योंकि ये घटा है। ठीक है, तो अब आप देखोगे 2 इक्वेशन बन जाएगा, 2 इक्वेशन बन गया है। कैसे, यहां 15 आ रहा है, यहां 30 आ रहा है, तो इसको ना मैं 2 से और मल्टीप्लाई अगर कर देता हूं तो आप देखोगे ये तो आ रहा है 30M प्लस 28A इज इक्वल टू 260, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो 30M प्लस में 40A इज इक्वल टू 320। अब 12A इज इक्वल टू 60, A की वैल्यू आ गई 5। ध्यान रखना ये A की वैल्यू आई है। अब अगर मैं यहां 5 पुट कर दूं, 2500 60, तो M का प्राइस आ जाएगा 4, M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये कैसे आया है, A की वैल्यू यहां पुट करने के बाद। तो अब देखो 5M यानी मैंगो का प्राइस है 20 और एप्पल का प्राइस है 25। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा 1 आम, 1 मैंगो और 2 एप्पल का प्राइस क्या होगा, तो 50 प्लस 20 70। ठीक है, मैं बता रहा हूं अगर आप खुद से करोगे हार्डली ये 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन और मल्टीप्लीकेशन में कुछ खास टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इसका इजी है। ठीक है, बट अगर आपने AXYZ लिया तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
एक 4 डिजिट प्राइम नंबर है, सॉरी एक 4 डिजिट नंबर है, इसको फॉर्म किया जाता है बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर। कैसे रिपीट किया जा रहा है? 2525, 3232, ऐसे हो सकता है ये 4646, ठीक है, 5353। तो ये इनमें से किससे डिविजिबल होगा? आपसे पूछा है ये इनमें से किससे डिविजिबल होगा। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहा हो ना, तो वो हमेशा 11 के टेबल में आता है। अगर कभी भी 2 डिजिट रिपीट हो रहा हो, कुछ भी 4646, तो ये हमेशा 101 के टेबल में आता है। यही अगर 3 डिजिट हो तो ये 1001 के टेबल में आता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली 2525 हो, 3232 हो, ये हमेशा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो 101 होता है ना, उसके टेबल में आएगा। ठीक है, बाकी आप चेक करके देख सकते हो कि क्या कोई और भी हो रहा है, तो आप देखोगे नहीं आएगा, क्योंकि 11 का तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। 5 + 5 10, 2 + 2 4, 10 में से 4 या 6 यूनिट डिजिट, सॉरी ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट को का डिफरेंस, तो 11 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? What is the difference between the greatest value and the least value of cos square theta plus 3 sin square theta plus 2? हमें क्या करना है ना, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू पॉसिबल है और जो लोवेस्ट वैल्यू पॉसिबल है ना, उसका डिफरेंस निकालना है। अभी देखो आप इसको क्या कर सकते हो, सबसे पहले दे क्या रखा है, ये दे रखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं ना, एक साइन स्क्वायर यहां लिख देता हूं मैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा यहां लिख देता हूं मैं। आई होप इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब समझना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। यानी अब आपको ना 3 + 2 साइन स्क्वायर की ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करनी है। एक चीज ध्यान रखना, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, या यूं कह लो रेंज कह लो साइन और कॉस का, वो -1 से 1 होता है। ठीक है, लेकिन जब मैं साइन स्क्वायर की बात करता हूं ना, तो साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम 1 होगी। ओके, तो अगर मैंने मैक्सिमम पुट किया तो मैक्सिमम वैल्यू आई 5, और अगर मैंने 0 पुट किया तो मिनिमम वैल्यू आई 3। ठीक है, अब करना क्या आपको, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस निकालना है। 5 और 3 का डिफरेंस होता है 2, 5 और 3 का डिफरेंस होता है 2। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसा कि मैंने कहा था, हर क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल का मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, 2 कॉर्ड है हमारे पास, लेंथ है 20 और 24, एक दूसरे से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ध्यान रखना, ये डिस्टेंस वाला नहीं है। कभी बोल दो सर ये तो हमें आता है, इजी है। देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसमें ना 2 कॉर्ड दे रखा है। एक कॉर्ड ये है मान लो, और एक कॉर्ड ये है। दोनों एक दूसरे को ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। मान लो ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। ओके, आपसे पूछा गया है ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा, आपसे पूछा ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो एट द एंड हमें निकालना है ओ ए। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं क्या क्या निकाल सकता हूं जो दे रखा है उससे। आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने, तो ये जो P है मान लो और ये Q है। Q जो है ना, पहले वाला कॉर्ड, इसका नाम हम ए बी रख देते हैं, इसका नाम हम सी डी रख देते हैं। ठीक है, ओ जेड ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 20 मान लेते हैं। अगर ये 20 है तो ये वाला पार्ट 10 होगा, और अगर रेडियस 15 है तो कुल मिला के ना आप ये वाला पार्ट कह सकते हो। ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है ना, वो आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी 125। ओके, तो ये 125 आ गया। अब देखो सेम, अगर रेडियस 15 है, ठीक है, और ये पूरा कॉर्ड 24 था ना, तो ये 12 हो जाएगा।
तो उस हिसाब से तो ये 9 आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, ओपी 9 है, पीजेड कितना है, √125 है, तो ये ओजेड कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ओजेड हो जाएगा आपका, ओजेड का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 125 का स्क्वायर 125 ही हो जाएगा रूट का। ऐड करोगे, रूट करोगे, 206 आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन करने के लिए ना आप पूरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का कंसेप्ट चाहिए होता है। ध्यान रखना, हमें ये निकालना है, तो फिगर इस तरीके से बनेगा तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगला देखो, एक टेबल है, 210 रुपए का बेचा जाता है या 200 या 420 का बेचा जाता है ना, तो उसे टोटल लॉस होता है कितना? L1% एंड L2%, L1% और L2%। L1 और L2 का डिफरेंस है 7। पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। भैया हम यही तो करते थे, याद करो, एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये दिया जाता है कि अगर इतने में बेचा जाए तो जो प्रॉफिट होता है मान लो 20% है, अगर इतने में बेचा जाए तो लॉस होता है 30%। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है? ध्यान रखना, इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि दोनों में ही लॉस हो रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है एक्चुअली में? लॉस परसेंट का डिफरेंस। तो 420 और 210 का डिफरेंस 210 है, ये तो 210 जो है ना ये 7% की वैल्यू है, तो 100 की कितनी होगी? तो यहां से आप सीधा कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो 3000। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन आप खुद से देखना कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। मैं हमेशा कहता हूं डिफिकल्टी दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक है कि क्वेश्चंस को बहुत लेंदी कर दिया जाए, जो बहुत बेतुका है, जो बैंकिंग में किया जाता है, ठीक है। एक है जहां पे ना क्वेश्चंस को टफ बनाया जा सकता है, जो कैट में होता है। वहां ना आपको 2 लाइन के क्वेश्चंस दिखेंगे, लेकिन जब आप आंसर निकालने के लिए जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कैट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ लेवल अच्छा है। यहां देखो क्या है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, आपसे पूछा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर ऑफ 4 की पावर n, 6 की पावर n, देखो 4 की पावर n, 6 की पावर n, 9 की पावर n प्लस 11 की पावर n। तो जब मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूं ना, तो जितने भी रिमाइंडर्स पॉसिबल है ना, उन सबका सम बताओ, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ कितने? आप बोलोगे सर ऐसे तो कितने भी पॉसिबल है, बिल्कुल कितने भी पॉसिबल है, वही आपको बताना है। बट ध्यान रखना, अब ये आपसे ऐसा तो नहीं देगा कि कंफ्यूज करने वाला हो, नहीं देगा, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी की भी पावर ना सिर्फ 4 वैल्यू ही डिफरेंट हो सकती है। मैंने बताया था ना 1 2 3 4, और 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है ना वो रिपीट होता रहता है। जैसे मैं बताता हूं, 4 की पावर n है, तो इसका यूनिट डिजिट तो देखो या तो 1 होगा, सॉरी या तो 6, जैसे 1 रखूंगा तो 4 होगा, और अगर 2 रखूंगा तो 6 होगा। यानी आप कह सकते हो ऑड पे इवन पे, ठीक है। 6 की पावर हमेशा 6 ही रहती है, चाहे ऑड हो या इवन हो, ठीक है। 9 की पावर n देखो, 9 की पावर 2 होती है, या तो 9 होगा इन केस ऑफ ऑड और 1 होगा इन केस ऑफ इवन। और 11 यानी 11 की पावर n। अब अगेन इसमें भी आप कुछ भी कर लो, पावर 1 ही रहने वाला, चाहे ऑड पुट करो या इवन पुट करो। तो कुल मिला के आप देखोगे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बना है। तो n की वैल्यू क्या होगा? या तो इवन होगा या ऑड होगा, दोनों नहीं हो सकता एक साथ, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि n तो एक ही है ना यार, 6 को 6 ही बोलोगे ना, ऐसे थोड़ी ना कभी 5 बोल दोगे। तो जब मैं सब में ऑड रखूं तो देखो यूनिट डिजिट क्या क्या आएगा, 4 6 10 10 और 0 प्लस 1, 4 6 10, अच्छा 9 है, सॉरी 9 1 10 6 16 4 20। देखो 20 प्लस 10, इन केस ऑफ ऑड रिमाइंडर आ रहा है 0। जब मैं इवन पुट करूंगा तो 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14। 14 को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। तो कुल मिला के देखो दो ही रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 0 या 4, और दोनों का जो सम है ना वो 4 आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था। A sum of money is invested at 20% compound interest compounded annually. It would fetch 723 more if interest is compounded half yearly. देखो ये वाला क्वेश्चन को तो आप ना समझ जाओ कि 1 साल का ना अगर आप ईयरली कर दो
कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट करो, बात वही है। ठीक है, एक साल में सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो ईयरली है तो हाफ ईयरली में फर्क पड़ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने 1000 रुपए लगाया, तो 1000 रुपए मुझे 20% के हिसाब से 2000 देगा, सॉरी 200 रुपीज देगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। लेकिन अगर मैं हाफ ईयरली कर दूं ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करना पड़ेगा और टाइम को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, हाफ ईयरली में रेट क्या होता है, हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। तो 10% के हिसाब से 100, 100 और 100 का 10% 10। अब देखो ये आ गया 210 और ये है 200, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 10, जबकि क्वेश्चन में है 723। तो 723 10 की वैल्यू है, बताओ 1000 की कितनी होगी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 72,300 इज योर आंसर। ये तो इजी है। यहां देखो बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। एक शॉपकीपर है, उसने ना गुआवा बेचा है वर्थ ₹22 पर केजी टू आनंद एंड साक्षी और ₹25 पर केजी, दोनों को ही 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा है। ठीक है, देखो आनंद के साथ घोटाला हुआ है, 950 ग्राम मिला है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। ओके, और वहीं पे जब मैं साक्षी की बात करूं तो यहां पे इसको x ग्राम मिल रहा है इन केस ऑफ मतलब 1000 ग्राम की जगह पे। आपको ना x की वैल्यू निकालनी है। ओवरऑल देखोगे ना, जो शॉपकीपर है ना वो 7.76 रुपीज कमाया है। एक बात समझो, 25 रुपए लिया है आनंद से भी और 25 रुपए ही लिया गया है साक्षी जी से भी। पैसा दोनों से बराबर ही लिया गया है, लेकिन सामान अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई आनंद से कितना कमाया है, फिर आपको देखना पड़ेगा साक्षी जी से कितना कमाया गया है, और फिर वहां से आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो बेचा दोनों को 25 का ही है। अब समझो भाई 3 रुपए और 3 रुपए, 22 रुपए केजी इसने खरीदा था, इससे भी। तो अगर आप देखोगे ना तो 6 रुपए तो इसने ऐसे ही कमा लिया है। ये जो बचा हुआ 1.76 है ना, ये टोटल कहां से कमाया गया है, सामान कम देकर। ध्यान रखना, एक्चुअली में सामान बेचकर तो 6 रुपए कमाया है, ये 1.76 कैसे कमाया गया है, 1.76 कमाया गया है सामान कम देकर। ठीक है, ये जो उसने 950 ग्राम दिया था, तो यहां जो ये 50 ग्राम कमा लिया, यहां जो कमा लिया, ये उसकी वैल्यू है। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देखो 950 ग्राम का प्राइस होगा कितना, या आप ये कह सकते हो कि देखो यहां इसने 50 ग्राम कमाया है, 50 ग्राम का प्राइस कितना होगा। अगर 22 रुपए प्राइस है 1 केजी का, यानी 1000 ग्राम का, तो 50 ग्राम का प्राइस कितना होगा, आप बोलोगे 1.1 रुपीज। ये कैसे निकाला मैंने भाई, देखो भाई अगर 1000 ग्राम है 22 का, तो 100 ग्राम होगा 2.2 का, तो 50 ग्राम 1.1 का हो गया ना। तो 1.1 एक्स्ट्रा कमाया गया है आनंद से, और बचा हुआ 0.66 जो है ना वो कमाया गया है साक्षी जी से। और साक्षी जी से आप देखोगे 0.66 22 रुपए में कितना आएगा, 0.66 कमाया गया है 22 रुपए पे, क्योंकि सामान कम दिया गया है ना। तो 0.66 22 का कितना परसेंट है, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो लगाओगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 3%, यानी कि टोटल सामान का जो टाका किया गया है ना, यहां पे 3% का किया गया है। यानी 1000 ग्राम ना देके 3% कम दिया गया है। कितना दिया गया है, 970 ग्राम। ओके, बाकी एक तरीका और है जिसमें आप ये सब इतना कैलकुलेशन से बच जाओगे। कैसे भाई, ये देखो कि 1.76 ग्राम में ना 1.76 रुपीज जो इसने एक्स्ट्रा कमाया है, वो तो कम सामान बेचकर ही कमाया है। तो अगर 22 रुपए केजी है तो 1.76 का कितना आएगा, 1.76 22 का कितना परसेंट है, तो आप देखोगे परसेंटेज से ये हट जाएगा 8% आ जाएगा। कितना, यानी टोटल सामान की चोरी ना इसने 8% की है, तो यहां पे 5% हो गया था, तो यहां 3% होगा। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में आपको आनंद साक्षी ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां आप टाइम बचाओगे।
यहां देखो 2x माइनस वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब दे रखा है। सबसे पहले तो आपको ना इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी आप देखोगे ये 2x माइनस वाई है, तो इसको मैं x माइनस वाई बाई 2 भी तो लिख सकता हूं, 2 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ पुट करो 1। अब ये निकालना पड़ेगा आपको, या इसका एक और फॉर्मूला भी तो होता है ना, क्या, x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3xy बाय 2। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। अब x माइनस वाई बाई 2 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 3/2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 9/4 13/4 आ जाएगा। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बस। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला देखो, P किसी काम को 18 डेज में कर सकता है। When he had worked for 5 days, Q joined him। 5 दिन काम किया, फिर Q ने ज्वाइन किया। अब दोनों ने मिलकर रिमेनिंग काम को 13/5 डेज में कर दिया। Then in how many days Q alone can finish 66 2/3% of the work। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो P कर सकता है 18 डेज में। एक काम करो, मान लो वो रोज एक काम करता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया 18। अब देखो हुआ क्या है, P ने पहले 5 दिन अकेले काम किया है और फिर 13/5 डेज P और Q ने मिलकर काम किया है। ये P ने किया है और ये P प्लस Q ने किया है। अभी देखो पहले 5 दिन में 5 काम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि P की एफिशिएंसी हमने 1 मानी है ना। अगले 13/5 डेज में ना 13 काम होगा, क्योंकि टोटल काम 18 है। अगर 13 काम 13/5 डेज में हुआ है, यानी एक दिन में P प्लस Q मिलकर कितना काम कर रहा था 5, जिसमें से P तो केवल एक काम करता है ना, तो Q एक दिन में कितना काम करेगा 4। ये Q की एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, यानी Q एक दिन में 4 काम करता है। अब देखो टोटल काम है 18 का 66 2/3%, यानी 2/3%, 12 होता है। एक दिन में Q 4 काम करता है, तो 12 काम करने में 3 दिन लगाएगा। ये है इसका आंसर। अगला देखो, एक वेसल है जिसमें ना 208 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, 11:5 रेशियो में मिक्स किया गया है। 8x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड रिप्लेस विद 3x माइनस 4x लीटर। सॉरी, 3x माइनस 4 लीटर है। देखो 8x लीटर निकाल के 3x माइनस 4 लीटर पानी डाल दिया गया है, और इससे क्या हुआ, बर्तन में ना वाटर का और इसका रेशियो 4:3 हो चुका है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल। यानी जो फाइनल क्वांटिटी है ना मिल्क और वाटर का, उसका रेशियो, उसका डिफरेंस पूछा है आपसे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जितना निकाला गया उतना वापस डाला नहीं गया है। 8x लीटर निकाला गया था और डाला कितना है, केवल 3x माइनस 4। तो यहां ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कैसे, हाँ रेशियो तो आ नहीं रहा है, मैं वही देख रहा हूं कि रेशियो आ रहा है क्या। सबसे पहले देखो 208 लीटर था, जब आप इसको 11:5 में कट करोगे 16 या 48, 13 इंटू 11 143 और 13×5 65। देखो ये था मिल्क और ये था वाटर इनिशियली, तो इसको ना बेसिक से ही करना पड़ेगा। जब आप 8x लीटर निकालोगे ना, समझना, जब आप 8x लीटर निकालोगे मिक्सचर, तो 8x को 11:5 में डिवाइड करोगे ना, तो 5.5 और 3.5 आ जाएगा। तो हो क्या रहा है, मिल्क 5.5x घट रहा है और वाटर 3.5x घट रहा है। अब जब रिप्लेस किया गया है ना, क्या रिप्लेस किया गया है,
सिर्फ पानी से, और कितना पानी डाला गया है 3x माइनस 4, तो प्लस कर दो 3x माइनस 4। तो अब जो टोटल क्वांटिटी आएगा ना, देखो मिल्क आएगा 143 माइनस 5.5x, और ये 65 माइनस 4, 61 माइनस 0.5x, यानी एट द एंड इतना पानी होगा और इतना वाटर होगा, और इनका रेशियो 4:3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखो 14 तिया 42, इसको उधर ले जाओगे 14.5x इज इक्वल टू 244, जब इधर आएगा तो 156, 965, 185। ठीक है, आपसे मिल्क और वाटर का डिफरेंस पूछा, यानी इन दोनों का डिफरेंस एट द एंड। ये 14.5x की वैल्यू है, जब इसमें से घटाओगे 80, 82 माइनस 5x, ये निकालना है हमें। कुल मिला के पहले x की वैल्यू, बट यहां पे पॉइंट में आ रहा है यार, 144, 56, 9, 65, 20, 85, 82 माइनस 5, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 185 अपॉन में 14.5, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 5 से कट किया 29, 29 पंचे 145, 174, 110, 17-18 के आसपास आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो छह तीन, ओहो हो, ये ना 2.5 है। सब कुछ अच्छा किया था, सब कुछ अच्छा किया था, जब 8 को ना हमने 5.5 और 3.5 में डिवाइड कर दिया, जो आपको दिख गया होगा, माइनस 2.5 है। तो अब जो इसका रेशियो आएगा ना वो ये आएगा, देखो 143 माइनस 5.5x, और ये आ जाएगा 65 प्लस 61 प्लस 0.5x। एट द एंड ध्यान रखना, हमें इसका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है हमें? इसका डिफरेंस निकालना है। तो इसका जो डिफरेंस है ना वो है हमारा 82 माइनस 6x। ठीक है, ये निकालना है। अब देखो इनका जो रेशियो है ना वो 4:3 है, कर दो मल्टीप्लाई, 14 तिया 42, 429 माइनस 16.5x इज इक्वल टू 244 प्लस में 2x, 18.5x इज इक्वल टू 185, x की वैल्यू 10 आ गई है, पुट कर दो वहां पे, एक 22 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, इजीली हो गया, लेकिन वही जो हमने बीच में ना गलती कर दी थी माइनस लेने वाली, बस वही गलती थी। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:4:5. If they set aside 4% of the profit as emergency fund and share the rest of the profit, and B gets his share of profit is 1,81,400. तो पूछा द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर इमरजेंसी फंड कितना होगा। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जो भी प्रॉफिट होता है ना उसको ये लोग किस रेशियो में बांटते हैं, 3, 4 और 5 में। 3, 4, 7, 5, 12। जैसे मान लो 4% के बाद अगर 12%, 12 रुपए बचता है ना, तो 3, 4 और 5 ले लेगा। आप इसको ऐसे देखो कि क्योंकि ये 3, 4, 5 12 के टेबल में आता है और 4% घटाने के बाद 96% बचता है। मान लो अगर टोटल प्रॉफिट 100 है तो 4% तो इसने अलग कर दिया, बचा कितना 96%। अब 96% को जब आप 3, 4, 5 में बांटोगे ना तो 12, 8 है 24, 32 और 40 ये बचता है। यानी बी को कितना मिल रहा है 32 रुपए, और अलग से कितना किया गया था 4%। यानी इमरजेंसी फंड कितना था 4%, यानी बी को जितना भी मिल रहा है ना उसका 1/8 है ये। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको 8 से डिवाइड करना है, बट बस 8 दूनी 16,
21, फिर 8 दूनी 16, 22 से एक ही ऑप्शन है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नाउ ए बी सी डी का रेशियो दे रखा है, आपसे पूछा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसमें तो स्क्वायर ही करना है। ठीक है, देखो माइनस ए स्क्वायर यानी -4 +3 +2 +1, फिर नीचे है ए स्क्वायर -बी स्क्वायर +c स्क्वायर -d स्क्वायर। 3 2 5, 3 1 4 से कटा, ऊपर बचा 2, 6 में से 4 गया 2, 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लाइट चली गई है, तो अगर पंखे की आवाज बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आ रही है तो प्लीज कंट्रोल करना। ठीक है, आई मीन कंट्रोल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बर्दाश्त। ठीक है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB BC के बराबर है और CD AD के बराबर है। अगर आप देखोगे AB और BC एडजेसेंट साइड्स है और CD और AD एडजेसेंट साइड्स है। ठीक है, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे दे जिसमें ना एडजेसेंट साइड्स बराबर हो, ठीक है, लाइक देखो AB और BC, और फिर देखोगे आप AD और CD भी बराबर है। देखो फिगर अगर आप बना दोगे ना, आपको पता चल जाएगा भाई ये तो काइट है। ये क्या है, काइट है। और काइट में ना जो एरिया ऑफ काइट होता है ना, वो होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2/2। दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं 6 और 12 डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया तो आप बहुत प्यार से निकाल दोगे, लेकिन बहुत बच्चों को यही नहीं पता चल पाएगा कि ये काइट है। ओके, तो इसलिए वो गलत कर देंगे। तो भाई प्लीज, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी आने वाले दिनों में जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3, 4 and 12 days. How many boys must assist one man, one woman to complete the work in 1 day? देखो एक आदमी 3 दिन में कर सकता है, एक वुमेन 4 दिन में, और एक बच्चा 12 दिन में। ठीक है, एक बच्चा 12 दिन में। एलसीएम लोगे 12, एफिशिएंसी आ जाएगी 4, 3 and 1। क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन। देखो 1 मैन और 1 वुमेन मिलके ना 7 काम करेंगे एक दिन में, बट हमें एक दिन में ना 12 काम करना है। 1 मैन और 1 वुमेन मिलकर 7 ही काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी 4 और 3 है, तो हमें ना एटलीस्ट इनके साथ 5 बच्चा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा एक काम करता है और 5 काम स्टिल पेंडिंग है। इजी था ये भी। एक मूविंग ट्रेन है, वो एक आदमी को जो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसे 300 मीटर में, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 300 मीटर, उसको 10 सेकंड में क्रॉस करता है और प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस करता है। आपसे पूछा है कि 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप दिमाग लगा दोगे ना, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख जाओगे ना, आप तुरंत आंसर ला सकते हो। तुरंत मतलब तुरंत, ऐसे आप बोलोगे सर इतना फास्ट कैसे आ सकता है, तो थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, आप लोग कर तो लोगे ये क्वेश्चन, टाइम बहुत लगाओगे। देखो जब आदमी को क्रॉस करना है ना एक ट्रेन को, तो वो केवल अपनी लेंथ को क्रॉस करता है। जब वो अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है ना, जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो वो प्लेटफॉर्म और अपनी लेंथ को क्रॉस करता है। आप ये देखो, खुद की लेंथ को क्रॉस करने में ना उसे 10 सेकंड लग रहा है, और खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 25 सेकंड लगा रहा है। आप बोलोगे सर ये 10 + 15 क्यों लिखा है, क्योंकि 10 तो उसने खुद को ही क्रॉस करने में लगाया, और 15 प्लेटफॉर्म को। 15 सेकंड लगा है 300 मीटर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, तो 200 में कितना लगेगा। आप बोलोगे 10 सेकंड, और 10 सेकंड खुद की लेंथ को क्रॉस करने में, तो सीधा आप 20 सेकंड लिख सकते हो। बाकी अगर स्पीड पूछा जाए तो भाई देखो, इसका मतलब यह हुआ कि 300 मीटर जाने में ये 15 सेकंड लग रहा है, तो इसकी स्पीड हो जाती 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 सेकंड में वो एक आदमी को क्रॉस कर रहा है, यानी उसकी खुद की लेंथ 200 मीटर है। सब कुछ आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है, पेन नहीं दिमाग। यहां देखो, एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m इज n। देखो अगर 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है ना, तो वो ऐसे होगा m, m+1, m+2, m+3, m+4, और इनका जो एवरेज होगा ना वो ये होगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है n, जो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n दे रखा है। ठीक है, यही तो बोला है ना, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m इज n। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर
स्टार्टिंग विद m+2। हमें ना m+2 से स्टार्ट होने वाले 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, देखो m+2 से अगर स्टार्ट होता है ना, तो देखो m+2, m+3, m+4, m+5, m+6, m+7 और m+8। टोटल ये 6 होंगे ना, 7 बना दिया मैंने, m+7 तक। अब अगर आप इनका एवरेज देखोगे ना, तो इनका एवरेज ये होगा 2m+5/2, यानी m+2.5, m+2.5। अगर आप गौर से देखोगे ना, m+2 को ना n बोला गया है, m+2 को n बोला गया है, तो क्या मैं इसको n+1/2 लिख सकता हूं? मैंने 6 लिखा है ना, m+2, m+3, m+4, m+5, m+6, m+7। सॉरी, 5 + 4 9 होता है। देखो, अब इसको मैं लिख सकता हूं, ये m+2 + 2.5। अब m+2 जो है ना, वो n के इक्वल है, n प्लस में 5/2, 2n + 5/2 हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना है, ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। ओके, बाकी आप 1 2 3 4 5 लेकर भी कर सकते हो, वो भी आसानी है। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ 3 फ्रैक्शन 2 11/14 है, मतलब 3 फ्रैक्शन है, तीनों का सम है 2 11/14। ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बाय स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 7/6 इज ऑब्टेन। मान लो वो 3 फ्रैक्शन है ए बी सी, और तीनों का सम कितना है? 48 और 11, 59/24। अब देखो, ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट बाय स्मॉलेस्ट, मान लेते हैं ए सबसे बड़ा है और सी सबसे छोटा है, 7/6 इज ऑब्टेन, विच इज 1/3 ग्रेटर देन द मिडल। देखो 7/6 जो है ना, वो बीच वाले से कितना ज्यादा है? 1/3 ज्यादा है, समझो। 7/6 बी से 1/3 ज्यादा है, तो बी कितना होगा? इससे 1/3 कम, तो बी की वैल्यू आप देखोगे यहां से आ जाएगा 5/6। यहां से बी की वैल्यू आ चुकी है। ओके, यहां से बी की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो, ए और सी का रेशियो दे रखा है 7:6। अगर मैं दिमाग लगाऊं थोड़ा सा और b की वैल्यू यहां पे 5/6 पुट कर दूं, आप देखोगे a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 59/24 माइनस 20/24। आप बोलोगे सर ये 20 कहां से आया है? यहां से आया भाई, 5/6 है ना, 5/6 को 20/24 भी लिख सकता हूं, इससे डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। अब देखो, a प्लस सी आ जाएगा 39/24, और a और c का रेशियो 7:6 है, तो 7:6 में करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 21/24, और ये आ जाएगा आपका 18/24। क्या पूछा आपसे? स्मॉलेस्ट 18/24 यानी 3/4। ध्यान रखना, इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं बना, ठीक है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है नंबर सिस्टम का, जो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा बाय योरसेल्फ ओनली। नो वन कैन टीच यू दिस क्वेश्चन, ओके, अनलेस एंड अनटिल कि आपको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग हो, फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए लोग ना ऐसे बोलते हैं कि सर मैंने टीसीएस पूरा सॉल्व कर दिया फिर भी नहीं हो रहा, मेरे नंबर नहीं आ रहे। वो इसलिए ही नहीं आ रहे क्योंकि आप सिर्फ सॉल्व कर रहे हो, कर नहीं रहे हो, ठीक है। रटना नहीं होता मैथ्स। इफ P इज द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9P? हाँ, तो क्वेश्चन ही गलत है। मतलब P पेरीमीटर है तो 9P की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक एलॉय है, इट कंटेन्स मेटल ABC इन 2:3:1। देखो एक एलॉय है, मान लेते हैं P, इसमें जो ABC का रेशियो है ना, वो दे रखा है 2 3 और 1। एक और एलॉय है, मान लेते हैं Q, इसमें किसका है? BCD का रेशियो दे रखा है, BC और D का रेशियो दे रखा है। कितना है BCD का रेशियो? 5:4:3। अब देखो, इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ एलॉय आर मिक्स्ड, देखो जब ये इक्वल बोले ना तो मेक इट इक्वल। अभी इक्वल नहीं है, देखो 5 4 9 और 3 ये 12 है, और ये 3 2 3 5 और ये 6 है, तो 6 को 12 बनाना आसान है, तो ये हो जाएगा 4 6 और 2। अब ये बराबर है, तो अब जब इनको मिलाओगे ना,
अब जब आप इनको मिलाओगे तो आप देखोगे ए बी और सी कितना कितना आएगा, ए आ जाएगा 4, बी 6 यहां से, 5 यहां से 11, सी 2 और 4 6 और डी कितना है 3। आपसे पूछा है बी बताओ कितना आएगा, तो बी 11 है आउट ऑफ 24। इजी क्वेश्चन है ये तो। 21 देखो, 4 equal size maximum circular plates are cut from a square paper sheet of area 784। देखो एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 784, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि उसका जो साइड है ना वो 28 हो जाएगा। उसका साइड कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखो अगर स्क्वायर है तो वो ऐसा दिखेगा। अब इस पे जब आप 4 प्लेट्स काटोगे ना तो ये ऐसे 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 करके ना 4 दिखेंगे। ये बराबर है, फिगर पे मत जाना, तो ये बराबर है। ठीक है, अगर मुझे फिगर बनाना हो, फिगर में थोड़ा ना टाइम ज्यादा लग जाता है यार। कुछ कुछ ऐसा, ठीक है। ठीक है, बट ये टच हो रहा है एक जगह से, जो मैं एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा, वो बहुत ऑब्वियस सी बात है ये। अब देखो अगर ये पूरा 28 है ना, तो आपको पता है छोटे वाले का डायमीटर कितना होगा 28, सॉरी 14, तो रेडियस कितना होगा 7। यानी ये जो चारों सर्कल है ना, इन चारों का रेडियस 7 7 7 है। पूछा है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर हमारा 7 है 44। इजी था, बहुत इजी था। 27 देखो, कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 दे रखा है, पूछा है साइन थीटा कितना होगा। देखो सबसे पहले तो कॉस की पावर 4 को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितना दे रखा है 4/5। ठीक है, अभी देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसको तो लिखो ना लिखो बात बराबर है। कॉस स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख दूं ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा, माइनस 1/5 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका 1/5 1/10, साइन थीटा 1/√10 आ जाएगा। ये भी अच्छा था। 23rd देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2800 एट the rate of 10% per annum for 3 years is ₹x and ₹1736 is the simple interest earned on ₹6200 at the rate of 14% for y year। तो पूछा x अपॉन में y कितना होगा। देखो 2800 पे 10% 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, ये तो बहुत सिंपल है ना। 10% 3 ईयर 30% हो गया, 2800 का 30% कितना होता है 840, सीधा लिखो ना भाई। अब 1736 is the simple interest on ₹6200 at 14% for y year। अब देखो 6200 रुपए का 14% कितना होता है, 1484 840 868 एक साल में। तो बताओ 1736 कितने साल में कमाओगे 2 ईयर में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। यहां ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जरूरी नहीं है हर चीज को ना जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। x अपॉन में y बोला है 420। अब अगर मैं इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूंगा ना, तो बच्चे बोलेंगे सर क्या आप एक्सप्लेन करते हो, क्या आप करते हो। भाई देखो अगर मैं छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं ना, तो आपको चीजें बहुत आसान लगने लग जाएगी, लेकिन आप कभी भी उसको पार नहीं कर पाओगे। वो जो बेड़ी है ना हर एक स्टेप का, वो पार नहीं कर पाओगे। देखो क्या है, अब मैं अगर ये लिखता कि x इज इक्वल टू 2800 का 10% 3 साल के लिए, 2 जीरो से ये काटता और फिर 840 लिखता, और एक जगह मैं सीधा लिखता हूं, फिर y के लिए लिखता मैं 1736
6200 का 14% y ईयर के लिए। अब देखो 20 से 20 काटता, फिर 14 से काटता, फिर y की वैल्यू 2 निकालता, ठीक है, फिर डिवाइड करता तो आपको इजी लगता, लेकिन भाई टाइम खराब करता है। आप अब बिगिनर नहीं रहे हो, ठीक है। 2 महीने बाद आना, 1 महीने बाद जब 2026 का बैच स्टार्ट करवाऊंगा ना, वहां ऐसे ही तोड़ तोड़ के करवाऊंगा, या मैराथन में भी मैं ऐसे ही करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे वहां समझाना है सब कुछ। बट यहां आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दिस इज अ प्रैक्टिस बैच। पी दे रखा है, ये हमें निकालना है। बहुत बच्चे ना अलग अलग टाइम खराब करते रहते हैं, ये किसका क्यूब है किसका नहीं है। भाई 2 लाइन पकड़ा करो, ये 3p का क्यूब है, ये 1/6 का क्यूब है, और ये पूरा जो होगा ना ये इसका क्यूब होगा। होगा ही होगा, नहीं होगा ठीक है, गलत कर देंगे। अरे इतना टाइम लगाओगे ना, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। 3p यानी 5/6 माइनस 1/6, 4/6 यानी 2/3, 2/3 का क्यूब 8/27, ये रहा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता ही है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राहुल ने 2 ईयरफोन खरीदे हैं, एक है 1813 रुपए का, एक है 1147 रुपए का। पहले पे उसको X% का लॉस हो रहा है, दूसरे पे उसको X% का गेन हो रहा है, और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है, ठीक है। तो पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, बताओ X की वैल्यू क्या होगी। ये आपका होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलता हूं कल मैं आपसे एक बार फिर से सेम क्लास में। PDF आपको यहां से मिल जाएगी, इधर है, ओके। और एक और चीज, अगर आपने अभी तक हमारा सुपर पास लाइव नहीं लिया तो ले लो, और जो भी बच्चे 26 वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं वो फिलहाल जो रिकॉर्डेड बैच है उससे तैयारी आप स्टार्ट कर दो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू सो मच।